26 मार्च 1931 महात्मा गांधी कांग्रेस की मीटिंग के लिए कराची पहुंचते हैं। लेकिन पिछले ही साल जिन लोगों ने गांधी जी का स्वागत फूल की मालाओं के साथ किया था, औरतें महात्मा जी को खादी के फूलों के हार पहनाती हैं। इस बार उन्हीं लोगों ने उनका स्वागत पत्थरों के साथ किया। हर तरफ गांधी जी मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे। कारण ये था कि जब वीर शहीद भगत सिंह को फांसी देने की तारीख करीब आ रही थी, तब गांधी जी वायसराय लॉर्ड इरविन से गांधी इरविन समझौते पर बातचीत कर रहे थे और लोगों का मानना था कि वे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साजिश में बस मूक दर्शक बनना पसंद किया। ये पहला मौका नहीं था जब गांधी जी पर ऐसे आरोप लगे, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा का साथ न देना, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोकना और यहाँ तक कि संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर भी उनकी गहरी खटास, जिसे लेकर आम्बेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गांधी ने मुझे हमेशा अपने जहरीले दांत दिखाए हैं, वे कोई महात्मा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या सच में गांधी की शख्सियत का एक दूसरा चेहरा भी था? क्या सच में वो महात्मा नहीं बल्कि सत्ता और राजनीति के लिए कठोर चालें खेलने वाले व्यक्ति थे? और क्या थे महात्मा गांधी के वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग जो उन्होंने अपनी पोती मनुबेन गांधी, डॉक्टर सुशीला नैयर, प्रभावती देवी और आभा गांधी के साथ किए थे, जिससे जुड़ा विवाद आज भी उनकी बेदाग छवि पर काले धब्बों की तरह चिपका हुआ है? और क्या है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े वो काले राज, जो दूसरा पहलू जिसे आज भी छिपाने की कोशिश की जाती है? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है। इसे हमने गांधी जी द्वारा हस्ताक्षरित मनुबेन की डायरी, उनके लिखे गए पत्रों और उनके करीबी व वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों और बयानों से एकत्रित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जब सिर्फ 13 साल के थे, तभी उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई। मगर शादी के शुरुआती दिनों में एक घटना ने गांधी जी को भीतर तक झकझोर दिया, जिसे लेकर उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है कि साल 1885 में जब उनके पिता मृत्यु शैया पर थे, उस वक्त वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ संबंध बनाने में व्यस्त थे। इस घटना ने उन्हें जीवन भर अपराध बोध से भर दिया। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने 1906 में ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया और इसे आजीवन निभाने का प्रण किया। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई अपराध नहीं बल्कि एक तपस्या है। तो फिर गांधी जी के ब्रह्मचारी जीवन की चर्चा आज भी बहस का कारण क्यों बन जाती है? तो इसके साथ जुड़े हैं ब्रह्मचर्य को लेकर उनके कुछ ऐसे प्रयोग जिससे वेस्टर्न कल्चर के कई महान लोग भी सहमत नहीं थे। गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य प्रयोग अलग अलग महिलाओं के साथ किए, जिनमें डॉक्टर सुशीला नैयर, प्रभावती देवी और आभा गांधी के नाम अक्सर लिए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही मनुबेन गांधी। इस तस्वीर में जो दो युवतियां गांधी जी के साथ चल रही हैं, उनमें से एक मनु थी और दूसरी आभा। मनु ने गांधी जी की इतनी सेवा की कि लोग उन्हें बापू की वॉकिंग स्टिक यानी सहारा कहने लगे थे। लेकिन अक्सर ये सवाल खड़ा होता है कि मनु गांधी की इतनी करीबी कैसे बनी? तो मनुबेन गांधी जी के भतीजे जयसुख लाल गांधी की बेटी थी, यानी पारिवारिक रूप से उन्हें बापू की पोती जैसी ही जगह मिलती थी। मनु सुबह से शाम तक उनके साथ रहती, उनकी देखभाल करती और इन्हीं दिनों गांधी ने उनके साथ अपने ब्रह्मचर्य से जुड़े प्रयोग भी शुरू किए। जब ये प्रयोग चर्चा में आए तब गांधी जी 77 वर्ष के थे और जबकि मनु की उम्र केवल 19 साल की थी। मित्रों, छोटी उम्र से ही मनुबेन को पढ़ने लिखने का गहरा शौक था और यही वजह थी कि महज 15 साल की उम्र में उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। रोज रात सोने से पहले मनु अपनी डायरी में दिन भर की बातें दर्ज करती और अगली सुबह गांधी उस डायरी पर हर पन्ने को पढ़कर हस्ताक्षर करते थे, ताकि भविष्य में इन बातों की सच्चाई पर कभी सवाल न उठे। मनुबेन की यही डायरी आज 12 खंडों में भारत सरकार के नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित रखी गई। इसके बाद इनके कुछ अंश मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे ने विशेष रिपोर्ट महात्मा एंड मनुबेन द अनटोल्ड स्टोरी में प्रकाशित किए, जिसके मुताबिक 21 दिसंबर 1946 के दिन मनुबेन
मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा था, आज रात जब बापू, सुशीला बहन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन यानी मुझे गले लगाया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मेरे मासूम बने रहने के लिए खूब प्रशंसा भी की। दूसरी तरफ नोआ खली में अंधेरी रात में गांधी की बंद कुटिया में हो रहे ये ब्रह्मचारी प्रयोग दुनिया के सामने आने लगे। हालांकि ये बात किसने फैलाई उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर गांधी जी के साथ संबंधों की बात बाहर आते ही 19 वर्षीय मनुबेन काफी घबरा गई थी। उन्होंने अपनी इस व्यथा को 31 जनवरी 1947 के दिन अपनी डायरी में व्यक्त करते हुए लिखा, मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अमतसुल्लाह बहन, सुशीला बहन और आभा बहन के पति कन्नू भाई कहाँ थे। मनुबेन ने जब ये बात गांधी जी को बताई तो गांधी जी ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, पता नहीं सुशीला को इतनी जलन क्यों हो रही है। मनुबेन लिखती हैं कि महात्मा गांधी ने आगे मुझे ये कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा, क्योंकि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूँ। और अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम ये प्रयोग सफलता पूर्वक करेंगे, फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। इन्हीं प्रयोगों को लेकर 30 दिसंबर 1946 को महात्मा गांधी अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर को एक पत्र लिखकर बताते हैं, मैं उसे यानी मनु को अपने पास सोने दे रहा हूँ। वो मेरे साथ बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जागाना पड़ता है, चाहे रात के 2 बजे हो या 3। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ। इस तरह से सो पाती है। और यह पत्र संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 94 के पेज नंबर 367 पर छपा है। गांधी जी के ये प्रयोग कई महिलाओं के साथ थे, लेकिन वो मामले हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही दबे रहे और मनुबेन के साथ भी गांधी जी के इन प्रयोगों की बात आम जनता तक नहीं पहुंची। लेकिन 1 फरवरी 1947 के दिन उन्होंने खुद इसे लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में मौजूद हर व्यक्ति के सामने अपने इन प्रयोगों को स्वीकारते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर कोई गलतफहमी हो। मेरी पोती मनु मेरे साथ है, वो मेरे साथ ही की बिस्तर पर सोती है और मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ यह उसका पवित्र अंग है। मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि मेरे इस आचरण की मेरे मित्रों ने भी आलोचना की है, लेकिन अपने मित्रों के खातिर भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। इस भाषण के बाद कई अखबारों में गांधी जी और मनुबेन के खिलाफ लेख छपने लगे और पूरे भारतवर्ष में हैरानी का माहौल छा गया। सरदार पटेल ने भी एक पत्र में उन्हें ये प्रयोग रोकने की बात की थी। 25 जनवरी 1947 को लिखे इस पत्र में सरदार पटेल बोले, आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को फिर से शुरू क्यों किया। आपके साथ आखिरी संवाद के बाद मुझे लगा था कि आपने इस अध्याय को समाप्त कर दिया है। इस विवाद से आपके बेटे देवदास गांधी की भावनाएं आहत हुई हैं और हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इन प्रयोगों को तुरंत रोक देना चाहिए। इस तरह आचार्य कृपलानी और आचार्य विनोबा भावे ने भी गांधी को काफी समझाने की कोशिश की और आखिर में गांधी जी ने कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य के प्रयोग को रोक दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को महात्मा मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो बाबा साहब अपने विचारों में हमेशा बेहद स्पष्ट रहते थे और गांधी जी की मृत्यु के 7 साल बाद 26 फरवरी 1995 को उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू में गांधी से अपने मतभेदों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा था, मैं पहली बार गांधी से 1929 में गोलमेज सम्मेलन से पहले मिला था, फिर पूना समझौते के बाद भी उनसे मिलने गया। उस समय वो जेल में थे और मैं उनसे विरोधी के नजरिए से बातचीत कर रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने उन्हें दूसरों से कहीं बेहतर समझा है। लोग जहां उनकी बनाई हुई महात्मा वाली छवि को देखते थे, वहीं मैंने उनके असली रूप को देखा। गांधी ने हमेशा मुझे अपने जहरीले दांत दिखाए। मैं उनके दिल में झांक सका, लेकिन बाकी लोग केवल उनके भक्त बनकर रह गए। He had opened his real fangs to me and I could see the inside of the man. Saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. अंबेडकर को हैरानी होती थी कि पश्चिमी दुनिया में इतनी दिलचस्पी गांधी को लेकर क्यों है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गांधी भारत के इतिहास में सिर्फ एक प्रकरण थे, कोई युग निर्माता नहीं। उनकी यादें इस देश के लोगों के मन में मिट चुकी है। वहीं अस्पृश्यता और अछूतों के प्रति गांधी जी की बातों को अंबेडकर सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति मानते थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, क्या गांधी जी हिंदूवादी और रूढ़ीवादी थे? तो बाबा साहब ने
उन्होंने बिना हिचक के कहा, हाँ, वो पूरी तरह से रूढ़िवादी थे, उन्हें कभी सुधारक नहीं कहा जा सकता। अस्पृश्यता पर उनकी चिंता सिर्फ इसलिए थी ताकि अछूतों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके और ताकि स्वराज की उनकी अवधारणा को कोई चुनौती ना दे। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने अस्पृश्यों के उत्थान के बारे में कुछ सोचा। अपने इस दावे का सबूत देते उन्होंने गांधी की दोहरी भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा, गांधी हर समय डबल गेम खेलते थे। अंग्रेजों में हरिजन नाम का अखबार निकालते थे और जिसमें वो खुद को जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोधी बताते थे, लेकिन गुजराती अखबार में जिसे दीन बंधु या इसी तरह कहते थे, वहाँ उनका चेहरा बिल्कुल अलग था। अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। इसलिए अम्बेडकर ने गांधी जी को कभी महात्मा नहीं माना। असल में भारतीय इतिहास के इन दोनों महान शख्सियतों की विचारधारा शुरू से ही टकराती रही और यही वजह थी कि इन दोनों के बीच की खाई कभी भर नहीं पाई। मित्रों, महात्मा गांधी से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद उस समय सामने आया जब देश के नौजवान क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपनी शहादत दी। उनकी फांसी के बाद देश भर में ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ विरोध की आग भड़क उठी थी। गली गली में प्रदर्शन हो रहे थे, दुकानें बंद करवाई जा रही थीं और हर तरफ दो ही नारे गूंज रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद और गांधी जी हाय हाय। जी हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद जनता का गुस्सा गांधी पर फूटा था, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर गांधी जी चाहते तो इन तीनों क्रांतिकारियों को बचा सकते थे। दरअसल उस वक्त गांधी जी वायसराय लॉर्ड इरविन से गांधी इरविन समझौते पर बातचीत कर रहे थे। इस समझौते के तहत कई राजनीतिक कैदियों की रिहाई का प्रावधान था, लेकिन उसमें इन तीनों का नाम शामिल नहीं किया गया। यही बात जनता को सबसे ज्यादा चुभी जब पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि भगत सिंह की फांसी टाली जाए। तब इस समझौते में उनका जिक्र तक ना होना जनता के दिलों को छलनी कर गया। लोगों ने मान लिया कि गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को अनदेखा किया। असल में गांधी और भगत सिंह की राहें बिल्कुल अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हिंसा किसी भी आंदोलन को कमजोर कर देती। दूसरी तरफ भगत सिंह ने खुलकर सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना था। यही वैचारिक फर्क इतना गहरा था कि कहा जाता है कि गांधी जी भगत सिंह की सोच से सहमत नहीं थे। शायद यही वजह रही कि उन्होंने उनकी फांसी रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया और यही कारण था कि शहीद भगत सिंह की शहादत के बाद जगह जगह गांधी जी के खिलाफ नारे लगे और उनकी छवि पर गहरा सवाल खड़ा हो गया। भगत सिंह के बाद एक और बड़ा विवाद गांधी जी से जुड़ा और वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों से। साल था 1939। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। गांधी जी का पूरा समर्थन पट्टाभी सीतारमैया को था, लेकिन जनता के करिश्माई नेता सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इच्छा के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत भी गए। मगर हुआ ये कि इस बारे में नेताजी को काम करने का मौका नहीं मिला। गांधी जी के समर्थकों ने उनके खिलाफ इतना माहौल खड़ा किया कि आखिर में नेताजी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि अगर उस समय गांधी जी ने बोस का साथ दिया होता तो भारत की आजादी की तस्वीर कुछ और होती। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल का किस्सा भी दिलचस्प है। दरअसल 1947 में आजादी के बाद कांग्रेस कार्य समिति में ज्यादातर प्रांतीय समितियों ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन गांधी जी के एक इशारे पर जवाहरलाल नेहरू को आगे कर दिया गया। सरदार पटेल ने अनुशासन और गांधी जी का मान रखते हुए पीछे हटना स्वीकार किया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस वक्त पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो देश की दशा और दिशा शायद अलग होती। इन तमाम घटनाओं ने गांधी जी पर बार बार यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने विचारों से विपरीत नेताओं को या तो दरकिनार किया या समर्थन नहीं किया। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग उन्हें एक संत या महात्मा से ज्यादा एक चतुर राजनेता मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या गांधी जी सच में महात्मा ही थे या फिर एक कुशल लेकिन विवादित राजनेता, और उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर आपकी राय क्या है। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े इस विवादास्पद पहलू को हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।